नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमने इस कहानी के 2 भाग सुने हैं। आज हम तीसरा भाग सुनेंगे। सचमुच बिट्टू बुआ एक गजब की किस्सोगोई थी। उनसे सुनी कहानियाँ मुझे आज तक याद है। सच तो यही है कि अगर मैं छुटपन में बिट्टू बुआ से कहानियाँ नहीं सुनता तो मैं कभी भी लेखक नहीं बन पाता। तब क्या मैं नूतन की कहानी लिखने बैठता? लेखन के ये संस्कार मैंने बिट्टू बुआ से ही पाए थे। बिट्टू बुआ को न जाने कितनी कहानियाँ मुंह जुबानी याद थी। रामायण, महाभारत के रोचक प्रसंग उन्हें रटे पड़े थे। वे कोई सा भी किस्सा लेकर बैठ जाती और हम सब लोग बड़ी उत्सुकता से घंटों बैठे उनसे कहानी सुनते रहते थे। कभी कभी बिट्टू बुआ अचानक पूछ बैठती, तुम लोगों ने वह श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी। हम लोग हैरानी से कहते, नहीं तो बुआ जी, कौन श्रवण कुमार? सुनकर बिट्टू बुआ को हमसे भी अधिक हैरानी होती। वे कुछ नाराज होकर कहती, वाह, कैसे माँ बाप है तुम लोगों के। श्रवण कुमार की कहानी तो हर बच्चे को सुनानी चाहिए। हम लोग कहते, तो आप ही सुनाइए ना बुआ जी। तभी तो हम लोग आपके पास आए हैं। बिट्टू बुआ कहती, तो ठीक है, आज श्रवण कुमार की कहानी ही सही। फिर बिट्टू बुआ श्रवण कुमार का किस्सा ले बैठती। वे तख्त पर गोल तकिया का सहारा लेकर आराम से बैठ जाती और कहती, तो सुनो बच्चों, इस सतयुग की कहानी है। तब श्रवण कुमार नाम का एक युवक था। बेचारे के माता पिता दोनों अंधे थे। वह देखने में एकदम असमर्थ थे। श्रवण की माँ बहुत ही कठिनाई से अपने बेटे को किसी तरह पाल रही थी। अंधे पिता भी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। फिर बुआ जी, हम में से कोई पूछता। बिट्टू बुआ कहती, श्रवण कुमार को अपने माता पिता के कष्ट देकर बहुत दुख होता। इसीलिए थोड़ा समझदार और बड़े होते ही वे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे और अपने अंधे माता पिता की सेवा करने लगे। तब तो श्रवण कुमार बहुत अच्छे बच्चे थे बिट्टू बुआ, मैं कहता। मेरी बात सुनकर बिट्टू बुआ मेरी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरने लगती। तब मैं था ही कितना बड़ा, 5वीं कक्षा में ही तो पढ़ता था। बिट्टू बुआ कहती, हाँ अंकित, श्रवण सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वह सुबह उठते ही अपने माता पिता की सेवा में लग जाता। उसकी अंधी माँ के खाना बनाते समय हाथ न जल जाए, इसीलिए वो बेचारा खुद ही खाना बनाता। माता पिता को खाना खिलाने के बाद वह बाहर मजदूरी करने चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी श्रवण सोने से पहले रोज अपने माता पिता के पैर दबाता। तब तो उनके माता पिता श्रवण से बहुत खुश रहते होंगे बुआ जी, दीपक पूछता। हाँ जरूर, उसके माता पिता को लगता कि उनके पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण ही भगवान ने उन्हें श्रवण कुमार जैसा बेटा दिया है। भगवान ऐसी संतान सभी को दे। बिट्टू बुआ हम लोगों पर निगाह डालकर देखती कि किसी को नींद तो नहीं आ रही है। फिर कहानी आगे बढ़ाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चों कि एक दिन श्रवण के माता पिता ने सोचा कि अब उन्हें बेटे का विवाह कर देना चाहिए। श्रवण ने भी सोचा कि पत्नी आएगी तो वह भी माता पिता की सेवा करेगी। यही सोचकर वे विवाह करने के लिए राजी हो गए। विवाह के बाद तो बहुत मजे से रहने लगे। ओ बउआ जी, रमेश ने चंभाई लेते हुए पूछा। नहीं बेटा, शायद श्रवण के माता पिता के भाग्य में सुख ही नहीं लिखा था। श्रवण की पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। वह उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और दिन भर उनको खरी खोटी सुनाती रहती थी।
श्रवण ने कई बार प्रेम से पत्नी को समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आया। जब एक दिन श्रवण ने उसको डांटा तो वो नाराज हो गई और घर छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। अचानक बिट्टू बुआ कहानी सुनाते सुनाते रुक गई। हम कई बच्चों जम्भाई लेने लगे थे। राजेश तो कहानी सुनते सुनते ही सो गया था। मुझे लेकिन कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा था। मैं बिट्टू बुआ के एकदम पास बैठे बड़े ही ध्यान से कहानी सुन रहा था। आगे श्रवण के माता पिता का क्या हुआ, ये जानने की मन में बड़ी उत्सुकता थी। मैंने पूछा भी, फिर आगे क्या हुआ बुआ जी? लेकिन बिट्टू बुआ जी बोली, अब आज नहीं, आगे की कहानी कल अंकु। देखो सबको नींद आ रही है, चलो चलो सब बच्चे अपने अपने घर जाओ। बुआ जी की बात सुनकर हम लोग नींद से अपने अपने घरों को चल देते हैं और घर पूछते ही चारपाई पर पसर कर सो जाते हैं। यह हम लोगों के बचपन के दिन थे। उन दिनों किसी बात की चिंता फिक्र नहीं थी। वाह कितने अच्छे दिन थे वे। सच कहूँ तो मेरा रोशनपुर आना पूरे 32 साल बाद हुआ था। मैंने अपने बचपन के पूरे 10 साल यही बिताए थे। हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई भी यहीं के दयानंद इंटर कॉलेज से की थी। 2 साल यहीं रहकर CPMT की तैयारी भी की थी। मैं जब भी अपने काम के सिलसिले में ट्रेन से दिल्ली जाता था, रास्ते में रोशनपुर स्टेशन पड़ता। ट्रेन वहाँ कुछ देर के लिए रुकती तो कई बार मेरे मन में आता कि चलो यहीं उतर लूं, एक बार अपने बचपन के पुराने दोस्तों से मुलाकात कर लूं। पर ऐसा हो ही नहीं पाता। मुझे हमेशा दिल्ली पहुंचने की जल्दी रहती। फिर मैं यह भी सोचता कि इतने सालों बाद हम रोशनपुर में मुझे कौन पहचानेगा। पता नहीं कौन कहाँ होगा। शुरू में जब मैं रोशनपुर छोड़कर लखनऊ चला गया था, तब मैं नियमित अपने मित्रों को पत्र लिखता रहता था। उनको भी पत्र आते रहते थे। रोशनपुर का हालचाल मालूम पड़ता रहता था। जिन दिनों में BSc करने के बाद हरिद्वार से BA MS कर रहा था, तब भी बहुत इच्छा होती थी कि चलो एक बार रोशनपुर जाकर दीपक और शंकर से मिलाऊं, जाकर देखूं तो आऊं के क्या बिट्टू बुआ अभी भी छोटे छोटे बच्चों को उसी अपनत्व से कहानी सुनाती है। प्रभु दयाल सर अब भी बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और आखिरकार रोशनपुर की उस अनित्य सुंदरी का अंत में क्या हुआ, जिस पर कस्बे के हम सब लड़के उन दिनों मरा करते थे? क्या वो उसी विष्णु से शादी करके मजे की जिंदगी काट रही है? लेकिन मेरा रोशनपुर जाना ही नहीं हो पाया। एक बार जाने का कार्यक्रम बनाया भी था। पिताजी बेहद नाराज हो गए। बोले न कोई जरूरत नहीं है रोशनपुर जाने की। उन्हीं आवारा दोस्तों से मिलने जाओगे जिन्होंने गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं आता है। उन्हीं लोगों के साथ दिन पर घूम कर ही तो तुम्हारा करियर बर्बाद हुआ है। नहीं तो MBBS में ही नहीं आ जाते। यही BAS की डिग्री लेकर आगे जिंदगी में क्या करोगे? मेरी ही मती मारी गई थी जो 10 साल तक रोशनपुर के जिला के अस्पताल में मैं बना रहा। पहले ही ट्रांसफर करवा लिया होता तो कम से कम तुम्हारा करियर तो सुधर जाता। उन आवारा लड़कों ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। एक वो क्या नाम था, शंकर था ने। तुम्हारे उसी दोस्त ने तो तुम्हारे प्रभु दयाल सर को बुरी तरह से पिटा था। वाह, ऐसे लफंगे लड़कों को मिलने को तुम इतना व्याकुल हो। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाता था। सचमुच पिताजी को मेरे MBBS में न आने पाने का बहुत दुख हुआ था। इसी तरह हर बार
मेरा रोशनपुर जाना टालता रहता था और धीरे धीरे फिर 32 साल निकल गए। एक दिन फिर सालों बाद पिताजी ने कहा था, सुना है तुम्हारा वह रोशनपुर वाला दोस्त शंकर विधायक हो गया है। राजनीति में क्या भरोसा, कल को मंत्री भी हो सकता है। तुम तो अक्सर अपने प्रकाशक से मिलने दिल्ली जाते ही रहते हो। कभी मौका मिले तो रोशनपुर उतर कर मिल लेना उनसे। तुम्हारा तो वह बचपन का मित्र है। मैंने कहा, देखो कभी मौका मिले तो देखूंगा। पिताजी की उसकी तारीफ करते हुए बोले, शंकर तो शुरू से ही तेज तरार लड़का था। राजन गंगवार की किस तरह उसने बोलती बंद कर दी। देखना एक दिन मंत्री जरूर बन जाएगा। ऐसे लोगों से तो हमसे दोस्ती रखनी चाहिए। समय पर बहुत काम आते हैं। नेताओं से बढ़कर इस देश में किसी के पास पावर नहीं है। छोटे मोटे काम तो इनके एक फोन करते ही पर ही हो जाते हैं। पिताजी की बात सुनकर उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। बिट्टू बुआ की कहानी सुनता थी मुझे अभी तक याद है। बिट्टू बुआ दीपक के पिताजी गोपाल चाचा की बड़ी बहन थी। उनके पति क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता संग्राम में छिप छिप कर भाग लेते थे। बिट्टू बुआ भी उनका साथ देती। अक्सर क्रांतिकारी अंग्रेजों को छकाने के बाद उनको यहाँ आकर शरण लेते। कई कई दिन वे उनके यहाँ छिपे रहते। फिर जब जरा माहौल शांत हो जाता तो वो लोग वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाते। प्रभु दया सर जी अक्सर उनको यहाँ आते। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। दूसरे दिन फिर शाम ढलते ही हम सब पातीराम कुचा के बिच्छे बिट्टू बुआ के कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। और एक पातीराम कुचा ही क्यों, भवानी कुचा, सुहाग नगर, नवाब की हवेली आदि आसपास के मोहल्लों से भी बच्चे आकर बिट्टू बुआ के कमरे में डेरा डाल देते थे। हम लोगों को आगे की कहानी सुने बिना भला चैन कहाँ था। बकुल पूछा, अच्छा तो बुआ जी आगे क्या हुआ? बुआ जी गाँव तकिया का सहारा लेकर अधलेटी हो जाती है। फिर बकुल से पूछती, हाँ तो कल कहानी कहाँ तक पहुँची थी बकू? बकुल कहता, पत्नी के रूठकर मायके चल जाने से तो श्रवण को बहुत दुख हुआ होगा ने बुआ जी। बकुल की बात सुनकर बिट्टू बुआ हंसने लगती। नहीं रे बक्कू, श्रवण कुमार आजकल के लड़कों जैसा नहीं था जो अपने अंधे माता पिता को परेशान करने वाली पत्नी के लिए दुखी होता और पीछे पीछे भागता फिरता। उसे तो केवल अपने माता पिता की चिंता थी। वह उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। वे भी श्रवण सा पुत्र पाकर खुश थे। एक दिन उन्होंने श्रवण से कहा कि उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की है। लेकिन बुआ जी, श्रवण के माता पिता तो अंधे थे, फिर उसने उनको कैसे तीर्थ यात्रा कराई होगी? नूतन ने पूछा। वह प्रकाश नारायण सर की लड़की थी। वह भी भवानी कुचा से जब तब कहानी सुनने आ जाती थी। हम सब लोग भी यही जानने के लिए उत्सुक थे। सभी दत्तचित होकर कहानी सुन रहे थे। बिट्टू बुआ बोली, जहाँ चाह वहाँ राह। उन दिनों रेल, बस और कार तो होती नहीं थी। तब श्रवण कुमार ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उसने 2 बड़ी कटोरियां ली और उन दोनों टकोरियों को एक डंडे के दोनों ओर टांग लिया। इस तरह उसने एक कावड़ तैयार कर ली। वाह, किस लिए बिट्टू बुआ? प्रदीप ने पूछा। वह इसलिए जिससे वह अपने माता पिता को आराम से तीर्थ यात्रा करा सके। उसने एक टोकरी में अपनी माता पिता और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बैठाया और डंडे को अपने कंधे पर लाद कर उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकल पड़ा। वाह,
ये तो उसने बहुत अच्छी तरकीब निकाली। हाँ, इस तरह वह उनको कई तीर्थों पर लेकर गया और वहां का सारा विवरण अपने माता पिता को बोल बोल कर सुनाया। इस तरह से वह बड़े मजे से श्रवण की आंखों से तीर्थ दर्शन कर रहे थे। एक दिन जब श्रवण एक जंगल से होकर गुजर रहा था, उनके माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। कावड़ को एक वृक्ष की छांव के नीचे रखकर श्रवण कलश लेकर पानी लेने चला गया। उसी पास ही एक तालाब देखा जिसमें एकदम साफ पानी था। फिर क्या हुआ बुआ जी? उसी समय राजा दशरथ भी उस जंगल में शिकार खेलने आए थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। शब्द भेदी क्या बुआ जी? शब्द भेदी मतलब केवल शब्द सुनकर निशाना लगाना। श्रवण कुमार ने जैसे ही कलश पानी में डुबाया तो उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर तालाब में पानी पी रहा है। ये सोचकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो कि श्रवण कुमार को जा लगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बुआ जी। तब तो श्रवण मर गया होगा। हाँ, बुरा तो हुआ ही बच्चों, बहुत बुरा हुआ। एक अकेला श्रवण कुमार ही तो था, अपने कंधे माता पिता का सहारा था, वह भी मर गया बेचारा। फिर क्या हुआ बुआ जी? दीपक ने पूछा। बिट्टू बुआ आगे की कहानी सुनाने ही जा रही थी कि तभी प्रभु दयाल सर वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, ओह, तो यहाँ किससे कहानियां चल रही है बिट्टू? बिट्टू बुआ ने उन्हें देखते ही तख्त से उठकर प्रणाम किया। हम बच्चों ने भी उठ उठकर प्रभु दयाल सर के पाँव छुए। बिट्टू बुआ बोली, हाँ भाई साहब, ये बच्चे रोज आकर मुझे घेर लेते हैं और कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं। मैं इन्हें कोई न कोई कहानी सुनाती रहती थी। प्रभु दयाल सर बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कहानियां ही तो बच्चों का चरित्र निर्माण करती है। कहानी से ही तो उन्हें खेल खेल के नैतिक शिक्षा भी दी जा सकती है, उनको संस्कारित किया जा सकता है। बिट्टू, इन्हें टुकड़े टुकड़े में भारतवर्ष की स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास भी जरूर बताया करो। आखिर ये लोग भी जाने कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। हमें हर एक बच्चे में देश प्रेम की भावना जागृत करनी है बिट्टू, तभी तो इस देश का कल्याण होगा। बिट्टू बुआ बोली, हाँ भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आगे से मैं इन बच्चों को स्वतंत्र संग्राम की कहानी सुनाऊंगा। उन्हें मंगल पांडे, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेहरू जी और महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगी। हम बच्चों भी उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हम लोग को भी महापुरुष के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। लेकिन तभी बिट्टू बुआ ने कहा, बच्चों, अब आज तुम लोग जाओ, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। इसके बाद तुम लोगों का उन महापुरुष के बारे में मैं भी बताऊंगी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। इसके बाद हम सब बच्चे अपने अपने घरों के चले आते। बिट्टू बुआ से बचपन में मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थी। शाम होते ही मोहल्ले के हम सब बच्चे बिट्टू बुआ के कमरे में इकट्ठे हो जाते थे। तब बिट्टू बुआ पूछती, हाँ तो कल कहानी कहाँ तक पहुँची थी? मैं कहता, राजा दशरथ ने ये समझकर शब्द भेदी तीर मारा था कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, पर वह तीर सीधे जाकर श्रवण कुमार को लगा तो वह। मेरे इतना कहते ही बिट्टू बुआ को कल का प्रसंग याद आ जाता है। वह कहानी आगे बढ़ाती। हाँ तो बच्चों, जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो श्रवण कुमार तालाब के पास बड़ा दर्द से तड़प रहा था। तब उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि
उनसे बहुत भारी फूल हो गए। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से विनती की कि वह उसके अंधे माता पिता को पानी जरूर पिला दे। ये कहते कहते उसको प्राण निकल गए। फिर उसके माता पिता को क्या हुआ बुआ जी? श्रवण की मौत से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर अब वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। जो होना था वह तो हो ही गया था। वह किसी तरह खुद को संभाल कर कलश में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि श्रवण का अंतिम संस्कार करने के बाद आज से वह उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। उनके पैरों की आहट से ही श्रवण के माता पिता समझ गए कि ये उनका श्रवण नहीं है। राजा दशरथ से सारी बात सुनकर वे दुखी होकर रोने लगे और रोते रोते ही उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। पर मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम दोनों अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे, एक दिन तुम भी इसी तरह अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। बच्चों, तुम यह सब ये बात तो जानते ही होगे कि राजा दशरथ भगवान राम जी के पिता थे। वह श्रवण के माता पिता के श्राप के ही असर था कि भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ को उनके वियोग में रो रो कर अपने प्राण त्यागने पड़े। बिट्टू बुआ ने कहानी पूरी करके हम लोगों की तरफ देखा। उस दिन भी हम में से कई बच्चे अनिंदी से सो गए थे। बुआ जी ने उस दिन भी वह लोगों को हिला हिला कर जगाया। तब कहीं जाकर हम लोग अपने घर जाने के लिए उठे। बचपन से ही कहानी सुनना और पढ़ने का बहुत शौक था। मैं बिट्टू बुआ की सुनाई हर एक कहानी बड़े ही ध्यान से सुनता था। उस दिन भी कहानी समाप्त होने पर मैंने पूछा था, बिट्टू बुआ, क्या सचमुच शाप देने से इतना बड़ा अनर्थ होता है? बिट्टू बुआ कहती, क्यों अनर्थ क्यों नहीं होगा? जब कोई किसी को सताएगा या बिना बात ही किसी का नुकसान कर देगा, तब उसकी आहत तो उसे को लगेगी ही। तुम्हें यकीन नहीं है ना अंकु? पर दुखियारे की आह बड़े से बड़े अहंकारी का भी सर्वनाश कर सकती है। मैं कहता, लेकिन बिट्टू बुआ, ये तो राजा दशरथ से धोखे से हो गया था। उन्होंने जानबूझकर तो श्रवण को तीर मारा नहीं था। उन्होंने तो श्रवण के माता पिता से अपने किए की माफी भी मांगी थी और मन ही मन ये सोच भी लिया था कि वे आज से श्रवण के माता पिता को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। बिट्टू बुआ बोली, इससे क्या, गलती तो गलती ही होती है। उन्होंने उनकी इतनी कीमती चीज तो छीन ही ली थी। उनसे उनके जीने का सहारा छीन लिया था। पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। उस दिन बिट्टू बुआ की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, पर आज अरसों बाद दीपक ने सारे किस्सा सुनकर मुझे लगा कि बिट्टू बुआ ने उस दिन बिल्कुल ठीक ही कहा था। बिट्टू बुआ सचमुच ही एक अच्छे ही किस्सों थी। उन्हें न जाने कितनी कहानी मुंह जुबानी याद थी। कैसे विश्वामित्र के साप से निर्दोष अहल्या पत्थर की हो गई थी, ये कहानी भी मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी सबसे पहले मैंने उनके और प्रभु दयाल सर के मुंह से ही सुना था। तब किसे मालूम था कि बिट्टू बुआ के कमरे में बैठकर ही एक दिन दीपक सक्सेना ने मुझे नूतन की कहानी भी सुननी पड़ेगी। वह नूतन जो छुटपन में भवानी कुच्चा से बिट्टू बुआ से कहानी सुनने आती थी। वह नटखट सी लड़की जो बिट्टू बुआ से बहुत सारे सवाल पूछती रहती थी। वह बड़ी बड़ी आंखों वाली संचल सी लड़की। लेकिन सच तो यही है कि
31-32 साल पुरानी बातें ये अब किससे याद थी। पिताजी की सरकारी नौकरी थी। वह रोशनपुर के जिला चिकित्सालय में सीनियर फिजिशियन थे। एक ही जगह हमेशा बने रहे ये संभव भी नहीं था। तब भी ऊपर से ट्रांसफर का ऑर्डर आता, हम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नई जगह नई शहर में जाना पड़ता। वहाँ नए नए लोगों से जान पहचान होगी, नई नई जानकारियां मिलती और नई नई कहानियां भी मिलती। तब तक बिट्टू बुआ से कहानियां सुनते सुनते मैंने भी लिखना शुरू कर दिया था। मेरी पहली ही कहानी कॉलेज की पत्रिका में छपी थी। सबको वो बहुत सुंदर आई थी। बिट्टू बुआ ने भी उसकी खूब प्रशंसा की थी। साहित्य के प्रशस्त पथ पर बिट्टू बुआ ही मेरी प्रथम पथ प्रदर्शक थी। मैं आज भी मानता हूँ कि अगर बिट्टू बुआ नहीं होती तो मैं कभी भी एक लेखक नहीं बन पाता। लेकिन ये सब तो बहुत पहले की बात है। उस दिन अगर मुझे दिल्ली जाते समय अचानक ट्रेन में प्रकाश नारायण सर नहीं मिल जाते तो एकाएक मुझे ये सारी बातें याद ही क्यों आती। और फिर नहीं, मैं शंकर का पत्र पाकर रोशनपुर जाने का कार्यक्रम बनाता। आखिरकार अंत में नूतन का क्या हुआ था ये भी तो जानने की मन में ही बड़ी उत्सुकता थी। ये उत्सुकता प्रकाश नारायण सर से अचानक ट्रेन में मुलाकात होने से और भी बढ़ गई थी। इतने वर्षों बाद भी ट्रेन में उन्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।